नमस्कार, मैं हूं सुरभि सुमन और आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र और मैं आप सबका स्वागत करती हूं। और आज का हमारा मुद्दा है भारत बनाम चीन। आज हम आपको बताएंगे कि जो LAC पर जो कुछ हुआ या जो कुछ हो रहा है, ये मुद्दा काफ़ी पुराना है और ये मुद्दा किसी राष्ट्र, किसी संस्कृति या किसी लोगों से जुड़ा हुआ नहीं है। ये लड़ाई है विचारधारा की। तो आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। 15 जून की रात 20 भारतीय सैनिक 300 चीनी सैनिकों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। मैं आपको बता दूं कि ये झगड़ा बहुत पुराना है। अभी अप्रैल में जब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक वार्ता हुई थी, तब फैसला ये हुआ था कि चीनी सेना और भारतीय सेना अपनी 2 पोस्ट पर वापस जाएं, जब चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC को पुश किया था, जो कि पहली बार बिल्कुल भी नहीं हुआ था कि चीन ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। मैं आपको बता देती हूँ कि 1962 से लेकर 2013 तक चीन भारत के 640 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर चुका है और अब समय था इसे रोकने का और भारतीय सेना वही कर रही थी। लेकिन जब जून 15 तक चीनी सेना अपने पोस्ट पर वापस नहीं गई, तब कर्नल बाबू ने 20 जवान की टुकड़ियों के साथ जाकर चीनी सेना से बात करने का फैसला लिया। लेकिन चीन ने हमेशा की तरह अपनी घटिया हरकत दिखाई और उनके पीठ में छुरा घोंपते हुए उन पर हमला कर दिया, वो भी कांटे वाले डंडे और रॉड से। परंतु उन वीर बहादुरों ने लड़ते हुए फिर भी उनमें से 43 को निपटा दिया। अब इतनी बड़ी घटना को मोदी सरकार यूं ही तो जाने देने वाली थी नहीं। इसी के बाद वायु सेना प्रमुख ने लेह का मुआयना किया। भारतीय सेना तो पूरी तरह तैयारी में थी ही। रूस से 30 और फाइटर जेट का ऑर्डर दे दिया गया है और अमेरिका ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रशांत महासागर में तैनात कर दिया। तो अगर अब युद्ध होता है, जो कि आज न कल होना ही है, तो ऐसे में यह संपूर्ण समूल नाश कर देगा चीन की विस्तारवादी कम्युनिस्ट सरकार का, साथ ही नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार का और चीन के बेटे पाकिस्तान का भी। तो ये तो बाहर की बातें हैं जिसे हमारा भारत और हमारी भारतीय रक्षक टुकड़ियां बड़े ही आसानी से संभाल लेंगी। लेकिन अब बात करते हैं कुछ आस्तीन के सांपों की, जो हमारे देश में रहकर ही हमारे देश का भला नहीं चाहते हैं, हमारे देश के टुकड़े चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे देश को नष्ट कर दिया जाए। और मैं ये मानती हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इन आस्तीन के सांपों को पहचाना जा सके और इनका विरोध किया जा सके, क्योंकि ये वो सांप हैं जो सत्ता के लिए और अपनी जेबें भरने के लिए अगर नौबत आई तो देश को भी बेचकर खा सकते हैं। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, इससे हम सब अवगत हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा ही अपने देश को नीचा दिखाने में आगे रहती है। जिस तरह से इस मामले में ट्वीट का खेल कांग्रेस पार्टी के तरफ से खेला गया और कांग्रेस पार्टी के युवा नेता राहुल गांधी की तरफ से जो खेल खेला गया सोशल मीडिया पर, उससे हम सब वाकिफ है। इसके बाद राहुल गांधी की तरफ से एक हमेशा की तरह एक मूर्खतापूर्ण बयान आया कि सर्वदल बैठक से पहले हमने अपने जवानों को वहां पर बिना हथियार के क्यों भेज दिया। साथ ही ताजा खबरों के अनुसार कांग्रेस पार्टी के ही जाकिर हुसैन का बेहद ही शर्मनाक बयान आया है। उसने कहा है कि काश चीनी सेना लद्दाख को हड़प ले ताकि मोदी ने जो आर्टिकल 370 को हटाया है वो बेकार हो जाए और हम मोदी की कर दे। अब यह शब्द इतना शर्मनाक है कि मैं आपके सामने बोल भी नहीं सकती। लेकिन आप समझिए कि ऐसे वक्त में इतनी भद्दे बयानबाजी, किसी ने सच ही कहा है कि विपत्ति के काल में ही दोस्तों की और दुश्मनों की दोनों की परख हो जाती है। और इनकी सच्चाई सुन लीजिए आप। जब इनकी सरकार थी तब 1962 में नेहरू ने ही अक्साई चीन इनको गिफ्ट कर दिया था, ये कहते हुए कि यहाँ पर तो घास भी नहीं उगता। तब के अंग्रेजी फौज का एक अधिकारी जो इस्तीफा देकर स्वतंत्रता सेनानी बना और देश की आजादी के बाद मंत्री भी बना, महावीर त्यागी ने भरी संसद में अपना गंजा सिर दिखाते हुए नेहरू से यह सवाल किया था कि यहाँ भी कुछ नहीं उगता तो क्या मैं इसे कटवा दूं या फिर किसी को दे दूं। अब आप सोचिए कि यह सवाल सुनकर नेहरू का क्या हाल हुआ होगा। अब 2013 में आते हैं तो 2013 में कांग्रेस पार्टी ने हिंदी चीनी भाई भाई के तहत इनको 640 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र गिफ्ट कर दिया। परंतु 2014 के बाद ये 1 इंच मात्र भी भारत की भूमि को हड़प नहीं पाए।
उल्टा भारत ने सीमा पर सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया और ये सारी जो इनके पेट में दर्द उठी है, ये सारी मरोड़ इस सड़क को लेकर ही है। अब एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि 2008 में राहुल गांधी, एंटोनियो माइनो की उपस्थिति में जिनपिंग की पार्टी में एक समझौता हुआ, यानी कि राहुल गांधी और जिनपिंग की पार्टी में एक समझौता हुआ। ये कोई राष्ट्रीय समझौता नहीं था, ये महज दो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये महज गांधी परिवार और जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच का समझौता था, जिसके तहत इन्होंने ये हल निकाला कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय मुद्दा पर ये दोनों एक दूसरे का समर्थन करेंगे, कभी भी एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे। अब किसी भी आम आदमी के मन में यही सवाल उठेगा कि इस समझौते की जरूरत क्या थी, लेकिन अभी रुकिए आप, अभी तो ये शुरुआत हुई है, आगे बहुत कुछ बाकी है। 1996 में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक समझौता किया गया था चीन के साथ कि सीमा के 2 किलोमीटर इधर और सीमा के 2 किलोमीटर उधर किसी भी तरह के वेपन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और इसी समझौते के तहत भारतीय सेना वहां पर बिना हथियारों के गई थी। अब जरा सोचिए कि ऐसे उल्टी सीधी नीतियों की आवश्यकता क्या थी। मैं आपको बताती हूँ कि कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग और कम्युनिस्ट पार्टी ऐसे ही देश को बेचती है। अब आप कहेंगे कि चीन में भी तो कम्युनिस्ट पार्टी ही सत्ता में है, तो वो लोग विस्तारवादी नीतियां क्यों अपनाते हैं। अब मैं आपको ये भी समझाती हूँ कि क्या फर्क है। भारत में जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं वो भारत को बेचकर खाने पर क्यों आतुर हैं, और चीन के जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं वो विस्तारवादी नीति क्यों अपना रहे हैं, ये मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ। देखिए, ये सारा खेल जो है ये विचारधारा का खेल है। इसका किसी भी राष्ट्र, संस्कृति, नस्ल या मानवता से कोई लेना देना नहीं है। ये सारा खेल विचारधारा का है। कम्युनिस्ट पार्टी की ये विचारधारा है कि जहां पर भी जिस भी राष्ट्र में ज्यादातर लोग उसे मानते हैं, उसकी विचारधारा को फॉलो करते हैं, वहां पर वो विस्तारवादी नीतियां अपनाती हैं, जैसे कि चीन में, ताकि वो उसको अपना गढ़ बनाकर पूरे विश्व पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन जहां पर लोग कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा को नहीं मानते हैं, जैसे कि भारत में, हम भारतीय मूल स्वभाव से राष्ट्रभक्त होते हैं, हमारी विचारधारा कभी भी कम्युनिस्ट नहीं रही है, और 70 साल के शासनकाल के बाद कांग्रेस पार्टी ये भली भांति समझती है कि भारत के लोग उसके विचारधारा का कभी भी खुला समर्थन नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी ये भली भांति समझती है कि भारत में आज भी पैसे से ज्यादा धर्म को ज्यादा महत्व दिया जाता है, और यही कारण है कहीं ना कहीं कि महात्मा गांधी भी फेमस हुए, क्योंकि वो एक महात्मा थे। अब नकली ही सही, लेकिन उनके महात्मा होने की वजह से या महात्मा होने के ढोंग करने की वजह से ही भारत में उनको इतनी इंपॉर्टेंस मिली। तो ऐसे देश में जहां धर्म सर्वोपरि हो, वहां पर कम्युनिस्ट विचारधारा के लिए कुछ खास स्थान बचता नहीं है, और ये चीज ये कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग बड़े ही अच्छे से समझ चुके हैं इतने सालों में कि भारत में इनकी दाल नहीं गलने वाली है, चाहे ये कितना भी प्रयास कर ले। तो फिर ये भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं, भारत को तोड़ने की बात करते हैं, और हर संभव प्रयास करते हैं कि इस देश को किस तरह से विभाजित करके, इस देश की जो खूबसूरती है, जो इसकी संस्कृति है, उसको नष्ट करके इस देश पर राज किया जाए। ये कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग उसी सरफिरे आशिक की तरह होते हैं जो उनकी प्रेमिका के न मिलने पर उस पर एसिड अटैक कर देते हैं। अब हमारा आपका ये कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे लोगों से सावधान हो, और हमारे आसपास की जो हमारे समाज के लोग हैं जो कि किसी तरह इनके बहकावे में आ जाते हैं, जो इनकी साजिश को समझ नहीं पाते हैं, उनको इनके सत्य स्वरूप से अवगत कराए, और ये तो अपना काम करते रहेंगे। कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग कहीं भी देश को तोड़ने की किसी भी साजिश में पीछे हटने वाले नहीं है, और ये तो नारेबाजी भी करते रहेंगे कि अफजल हम शर्मिंदा है और भारत तेरे टुकड़े होंगे और पता नहीं क्या क्या। लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अब जागरूक नागरिक की तरह अपने देश की जो खूबसूरती है उसको बचाने में अपना योगदान दे, और ऐसे सपोलों से सावधान हो जाए और इनका फन कुचल दे इससे पहले कि ये हमें ही डस ले।
और अंत में ऐसे लोग जो इनको सपोर्ट करते हैं उनको भी मैं एक चेतावनी दे देती हूं कि कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग कभी भी किसी के नहीं हुए हैं। इनका मूल स्वभाव है लोगों से अपना फायदा लेना और फिर उनके पीठ में खंजर घोंप देना। तो आप भी सावधान हो जाइए, अन्यथा आपकी भी हस्ती मिट जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आज भी आप सावधान होने को तैयार नहीं है तो काफी समय शेष नहीं है आपके पास। जुड़े रहे ब्रह्मास्त्र के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।